नवंबर 2025, जहां एक तरफ इंडिया अपनी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम की चैंपियनशिप विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस में साइक्लोन कालमेगी आ रहा है। साइक्लोन कालमेगी एक कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है, जिसमें कि 185 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड्स फिलीपींस को हिट करने वाली हैं। ये सिर्फ एक डिज़ास्टर ही नहीं, ये क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारी नीतियों, हमारी पॉलिसीज़ के एक इंटरसेक्शन का बहुत अच्छी केस स्टडी है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम देखेंगे इस टाइफून के आने के कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं और इससे निपटने के लिए क्या प्रोटोकॉल हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी जेनेसिस पे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर टाइफून्स ये बनते ही क्यों हैं, और दूसरी बात, ये नवंबर में क्यों आते हैं, अप्रैल में क्यों नहीं। इसका कारण हम देखेंगे कि जो सी सरफेस टेम्परेचर्स हैं और जो प्री साइक्लोजेनेसिस विंडो है उसका कैसे इस पे इम्पैक्ट है कि साइक्लोन कब बनते हैं। कालमेगी फॉर्म हुआ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में 4 नवंबर 2025 को। इसका फॉर्मेशन कैरोलिन आइलैंड्स के पास हुआ, बट इसका फॉर्मेशन रैंडम नहीं है। ये फिजिक्स फॉलो करता है और अर्थ के लॉज फॉलो करता है। ऐसे टाइफून या साइक्लोन के फॉर्मेशन के 5 प्री रेक्विजिट्स होते हैं। पहला, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 26 या 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी समुद्र के सतह पे जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन से अर्थ के विंड्स पे और अर्थ की वाटर बॉडीज़ पे एक्ट करता है। ये फोर्स 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। कालमेगी फॉर्म हुआ है 60 डिग्री नॉर्थ पर। फिलीपींस ने सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वार्म टेम्परेचर का मतलब है साइक्लोन के लिए फ्यूल। तीसरा, लो वर्टिकल विंड शेयर। नवंबर में वेस्टर्न पैसिफिक जेट स्ट्रीम, जो कि एक अपर लेवल एयर फ्लो है, वो वीक हो जाता है। इसके वीक होने से जो अपर एयर में हमारा वर्टिकल विंड शेयर है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे साइक्लोन्स बन सकते हैं। चौथा, प्रेजेंस ऑफ अ लो एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, यानी कि एक लो प्रेशर जोन जो पहले से वहाँ एग्जिस्ट करता हो। फिलीपींस के पास देखा गया कि एक लो प्रेशर जोन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। यही इस टाइफून कालमेगी के बनने का एक और बड़ा रीज़न है। पांचवा, अपर एयर डाइवर्जेंस, यानी कि ऊपर के एटमॉस्फेयर में एयर एक दूसरे से दूर जा रही है। इसके दूर जाने से नीचे की जो एयर है वो पंप के एक्शन से नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है। यही राइजिंग विंड्स जब कोरियोलिस फोर्स की वजह से रोटेट करती हैं तो वो साइक्लोन या फिर टाइफून्स के फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पर लेकिन एक ट्विस्ट है। आप देखेंगे कि फिलीपींस में एक साल में 20 टाइफून्स तक आ सकते हैं, वहीं उसी के करीबी जापान में सिर्फ साल में 3 से 4 टाइफून्स आते हैं। ऐसा क्यों है? कारण उसकी लोकेशन और उसके ओशियानिक सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं, यानी कि समुद्र में जो अपना फ्लो है वो इसको गवर्न करता है, साथ ही साथ उनकी जो दोनों की लोकेशन है वो इसको गवर्न करती है। दूसरा, अब हम आते हैं उसकी ट्रैजेक्टरी और इंटेंसिटी पे, और कैसे साइक्लोन्स के पाथ कर्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं। कालमेगी ने इनिशियली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया और अब प्रेडिक्टेड है कि इसका डायरेक्शन कर्व होकर ताइवान की ओर और अल्टीमेटली जापान की ओर जाने वाला है। ये अनयूजुअल नहीं है, यही इसका टेक्स्ट बुक पैटर्न है। ये रिकर्वेचर लेकिन होता क्यों है? इसके 3 कारण हैं। पहला, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसको कि यहाँ पे पैसिफिक हाई कहते हैं। ये साइक्लोन्स को वेस्टवर्ड डायरेक्शन में स्टीयर करता है पैसिफिक ओशन में। दूसरा, मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज। जब ये साइक्लोन्स 5 डिग्री या 60 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ की ओर मूव करते हैं या साउथ की ओर मूव करते हैं तो वेस्टर्लीज इनको कैप्चर कर लेती हैं। वेस्टर्लीज यानी कि वो विंड्स जो कि वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर बह रही हैं। जब ये विंड्स इनको कैप्चर करती हैं तो ये साइक्लोन्स नॉर्थ ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तीसरा, टाइफून एले। ये पाथ जो साइक्लोन्स या टाइफून्स इस रीजन में फॉलो करते हैं उसको साइक्लोन एले कहते हैं या टाइफून एले कहते हैं। एले का मतलब है एक लीनियर पाथ जो कि 2 बड़े लैंड मासेस या 2 मासेस के बीच में होता है। अब क्योंकि ये एक लीनियर पाथ है इसीलिए इसको एले कहते हैं, और क्योंकि अर्थ का रोटेशन, इसकी लोकेशन और जो विंड सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं वो सिमिलर रहते हैं, इसीलिए ये पाथ भी सिमिलर होता है। कालमेगी के केस में ये पाथ फिलीपींस के बाद ताइवान और जापान की ओर मूव करता है।
अब आते हैं कालमेगी की इंटेंसिटी के बारे में। इसकी पीक इंटेंसिटी इसको कैटेगरी 4 के टाइफून में प्लेस करती है। कैटेगरी 4 के टाइफून में जो विंड स्पीड है वो अराउंड 185 से 190 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब हम आते हैं इस पर कि ये रैपिडली इंटेंसिफाई क्यों हुआ। इसके 3 कारण हैं। पहला है वार्म कुरोशियो करंट के वाटर्स की प्रेजेंस। तो उस रीजन में एक ओशनिक करंट बहता है, यानी कि ओशन के वाटर की एक ऐसी स्ट्रीम जो कि वार्म टेम्परेचर की है, वो इस साइक्लोन के इंटेंसिटी के बढ़ने में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये वार्म टेम्परेचर्स को और प्रमोट करती है। दूसरा लो विंड शेयर एनवायरनमेंट, और तीसरा हाई ओशियानिक हीट कंटेंट फिलीपींस के सी में। तो फिलीपींस के सी का हाई ओशियानिक हीट कंटेंट भी इस साइक्लोन की इंटेंसिटी को बढ़ने में कंट्रीब्यूट करता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं साइक्लोन बिपरजॉय से 2023 में, जो कि अरेबियन सी में आया था। अरेबियन सी फिलीपींस सी से कूलर है और यहाँ की जो वर्टिकल विंड शेयर था वो भी वीकर था, यानी कि ज्योग्राफी एक टाइफून या साइक्लोन की डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अब हम आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट असेसमेंट पे, कैसे ये उस रीजन को और लार्जर पैसिफिक ओशन के रीजन को या ईस्ट एशिया के रीजन को इम्पैक्ट करने वाला है। सबसे पहले हम फिलीपींस की वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे। फिलीपींस ग्लोबली टॉप 3 रैंक्स में आता है डिजास्टर रिस्क के लिए, और उसके 3 बड़े स्पेसिफिक कारण हैं। पहला कारण है उसकी लोकेशन। दूसरा कारण है फिलीपींस की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट में आती है, और साथ ही साथ टाइफून एले में भी आती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करता है कि फिलीपींस हमेशा किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से ग्रसित रहता है, चाहे वो अर्थक्वेक्स हो, चाहे वॉल्केनिज्म हो, और चाहे इस तरह के टाइफून्स हो। दूसरा टोपोग्राफी। फिलीपींस की जो टोपोग्राफी है वो माउंटेनियस है, वो पहाड़ी है। इस पहाड़ की वजह से जो वार्म विंड्स वहाँ पे आती हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं ऊपर की ओर, और जैसे जैसे वो लिफ्ट होती हैं वैसे वैसे वो ठंडी होती हैं, उनमें कॉन्डेंसेशन होता है और उस वजह से हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। यही हैवी प्रेसिपिटेशन फ्लड्स और साइक्लोन्स में स्टॉर्म सर्जेस के रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। तीसरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिलीपींस की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे डिजास्टर का इम्पैक्ट भी ज़्यादा ही होगा। अब आते हैं कालमेगी के इम्पैक्ट पे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इसका पड़ेगा वो लूजोन आइलैंड्स पे पड़ेगा, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 50,000 से ज़्यादा रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे होने वाले चावल या राइस की खेती, उस पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा स्टॉर्म सर्जेस। फिलीपींस की ईस्टर्न कोस्ट के लिए 2 से 3 मीटर के स्टॉर्म सर्जेस को प्रिडिक्ट किया गया है। तीसरा रेनफॉल। पिछले 24 घंटे में फिलीपींस में 300 से 400 मिलीमीटर तक की रेनफॉल हुई है, और इससे प्रेडिक्टेड है कि वहाँ के कॉर्डिलेरा रीजन में लैंडस्लाइड्स आने का भी खतरा बढ़ता ही जाता है। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहाँ पे पावर आउटेजेस, रोड ब्लॉकेजेस और इस तरह के आम तौर पे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डिस्ट्रक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं रीजनल स्पिलओवर की। ताइवान ने पूरे रीजन में इस साइक्लोन के लिए वार्निंग इशू करी है। ये वार्निंग सदर्न जापान तक के लिए एक्सटेंडेड है। इंडिया और जापान का डिजास्टर में कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क एक साइन है। ये वक्त वो होगा जब देखेंगे कि ये फ्रेमवर्क कैसे ऑपरेट करता है और कैसे हम जापान के साथ मिलके उस रीजन में वर्क करते हैं। इंडिया ने फिलीपींस को टाइफून हायान, जो कि 2013 में आया था, उसके लिए बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया था। बट हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका बड़ा क्लियर कारण है। इसका कारण आता है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, एशियान की कनेक्टिविटी पॉलिसी में, और हमारे लार्जर रोल में एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सुपर पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। साथ ही इसमें क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी या डिजास्टर मैनेजमेंट डिप्लोमेसी का भी एक कंपोनेंट ऐड होता है। ये हमारे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में एग्जाम्पल्स के रूप में काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं टाइफून्स या साइक्लोन्स के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क की। ये आपके यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग में गोल्ड की तरह साबित होगा। एनडीए में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। अगर हम फिलीपींस के रिस्पॉन्स को कंपेयर करें तो फिलीपींस का अपना एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसका नाम है पागसा, यानी कि फिलीपींस एटमॉस्फेरिक जियोफिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंडिया के IMD का इक्विवेलेंट है। उनका भी अपना एक 5 टियर वार्निंग सिस्टम है जिसमें कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, इसमें हर साइक्लोन या टाइफून को कैटेगराइज किया जाता है।
इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स फिलीपींस के काफ़ी हद तक इंडिया जैसे ही हैं। उनका अपना एक कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम है जो कि इंडिया के आपदा मित्र स्कीम जैसा ही है। साथ ही वहाँ पे प्री पोजिशन रिलीफ सप्लाईज भी मौजूद हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स में वहाँ पे साइक्लोन्स के लिए या टाइफून्स के लिए स्टॉर्म शेल्टर्स बनाए गए हैं जिसमें कि लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें, और साथ ही साथ मैंग्रोव्स के रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। मैंग्रोव्स, जैसा आप जानते होंगे, एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं इस तरह के साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स या टाइफून्स के अगेंस्ट। अब अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे डिस्कस द रोल ऑफ मैंग्रोव्स इन साइक्लोन मिटिगेशन, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। इसमें हम इंडिया के मिष्टी प्रोग्राम को भी इंक्लूड कर सकते हैं और फिलीपींस के मैंग्रोव रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा ड्रिवन आंसर्स हमारे स्कोर को इंक्रीज करेंगे। अब जब इसके पोस्ट डिजास्टर रिकवरी की बात होती है तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आने वाले हैं। पहला है बिल्ड बैक बेटर प्रिंसिपल, जहाँ पे हम डिजास्टर रेजिलिएंट स्टैंडर्ड्स को लेकर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई स्टॉर्म आए तो दोबारा उतना डैमेज ना कर पाए। दूसरा क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एक्सेट्रा, इनकी ओर से जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करी जाएगी ताकि हम रिकवरी जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर कर सकें। और तीसरा यहाँ पे आता है इंडिया का रोल। इंडिया ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ये इस तरह के स्टॉर्म्स में, इस तरह के साइक्लोन्स में या टाइफून्स में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने में कंट्रीब्यूट करेगा। अब हम आते हैं बिगर पिक्चर पे, यानी कि इसका क्लाइमेट चेंज से लिंकेज। क्या कालमेगी क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है? डेटा हमें ये कहता है कि ऐसे साइक्लोन्स या स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो ना हो, लेकिन इंटेंसिटी ज़रूर इंक्रीज हो रही है। यानी कि इनमें जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, जो इनकी इंटेंसिटी है, जो इसकी ड्यूरेशन है, वो इंक्रीज हो रही है। जो विंड स्पीड है, जिस तरह का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो सब इंक्रीज डेफिनेटली हो रहा है। इसके हमें 3 एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। पहला, ओशियानिक हीट कंटेंट, OHC जिसे कहते हैं, वो इंक्रीज कर रहा है। वेस्टर्न पैसिफिक में देखा गया है कि पिछले डेकेड में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ है। दूसरा, रैपिड इंटेंसिफिकेशन इवेंट्स। अकॉर्डिंग टू IPCC असेसमेंट रिपोर्ट 6, 1980s से 30% इंक्रीज हुआ है ऐसे साइक्लोन्स और टाइफून्स में इस रीजन में। तीसरा, पोलवर्ड माइग्रेशन। ये जो साइक्लोन्स हैं ये हम देख रहे हैं कि फर्दर पोलवर्ड अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से हम देखेंगे कि जापान पे इनका इम्पैक्ट अब बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं हम IPCC की प्रोजेक्शन रिपोर्ट पे, जो कि है असेसमेंट रिपोर्ट 6। इसका ये कहना है कि कालमेगी जैसे कैटेगरी 4 या 5 कैटेगरी साइक्लोन्स के होने की पॉसिबिलिटी का इंक्रीज होने वाला है बाय 15 to 20%। दूसरा जो इंक्रीज होने वाला है वो होने वाला है पीक रेनफॉल रेट्स में। IPCC रिपोर्ट ये कहती है कि पर 1 डिग्री राइज जो पीक रेनफॉल होने वाली है उसमें इंक्रीज होने वाला है बाय 10 to 15%। तीसरा, ट्रांसलेशन या फिर मूवमेंट की स्पीड। देखा यह जा रहा है कि ऐसे साइक्लोन्स का जो मूवमेंट टाइम है या जो स्पीड है वो स्लो होती जा रही है। इस वजह से ये लैंड पे या सी पे एक जगह बहुत देर स्टेशनरी रह रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी और इसका डिस्ट्रक्शन दोनों बढ़ते जा रहे हैं। प्रीलिम्स 2024 में UPSC ने ट्रॉपिकल साइक्लोन की एसिमेट्री के बारे में पूछा था। वहीं मेंस 2023 में UPSC ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था। कालमेगी का एग्जाम्पल आपको दोनों देता है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया के लिए इसमें से क्या टेक अवेज हो सकते हैं? इसमें इंडिया के लिए 3 टेक अवेज हो सकते हैं। पहला, हमारे कोस्टल स्टेट्स के लिए, यानी कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे, यहाँ पे फिलीपीन का कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस का मॉडल हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम एक लेवल पे कर भी रहे हैं। दूसरा, अर्बन फ्लडिंग। हमारे शहर जैसे मुंबई और चेन्नई जो कि कोस्टल हैं, यानी कि समुद्र के किनारे हैं, वो फिलीपींस के मनीला सिटी के फ्लड और अर्बन फ्लडिंग के मैनेजमेंट से ज़रूर सीख सकते हैं। तीसरा, रीजनल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि डिज़ास्टर्स के टाइम में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। अब हमारे UPSC एग्जाम के लिए टाइफून सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल में नहीं इंपॉर्टेंट है, ये GS1 में इन टर्म्स ऑफ जियोफिजिकल फिनोमेना, GS2 में इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी और GS3 में इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों में कहीं ना कहीं आएगा।
हमारे एसेज में जहाँ पे ह्यूमन और नेचर के इंटरफेस की बात होती है, वहाँ भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। काल्मेगी हमें ये याद दिलाता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं है, ये साइक्लिक है, और साइक्लिक है साथ ही कंटिन्यूस है। हर साइक्लोन सीजन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक लाइव केस स्टडी है। सो आप साइक्लोन्स को ट्रैक करो, एनालाइज करो और उन्हें यूज़ करो एज केस स्टडीज़ फॉर योर यूपीएससी मेंस, और यूज़ करो एज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। अल्टीमेटली हमें 3 चीज़ें याद रखनी हैं। पहला, इसकी फॉर्मेशन की कंडीशंस। दूसरा, इसका रिकर्वेचर और इसकी इंटेंसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज होना। और तीसरा, इसका मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, यानी इसका इम्पैक्ट कल्चर पे, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे, इसका इम्पैक्ट लोकल पॉलिटी पे, इसका इम्पैक्ट गवर्नेंस पे, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में, इसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये सारी चीज़ें हमें अपने एग्ज़ाम के लिए फोकस करनी है। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में डाल सकते हैं। इसके साथ आने वाले साइक्लोन्स को, आने वाले स्टॉर्म्स को फॉलो करना आप ना भूलें, और इंश्योर करें कि आप इनको यूज़ करें फॉर योर यूपीएससी एग्ज़ाम। आपके जीएस मेंस का स्कोर इस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इन करंट डिज़ास्टर्स को अपने सिलेबस के फ्रेमवर्क में इंक्लूड करके अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। यही आपके स्कोर को 0.5%, 0.1% बढ़ाता जाएगा, और ऐसे करके आप मेंस की कट ऑफ ईजीली क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही प्रीलिम्स में आने वाले कोई भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो कि साइक्लोन्स, डिज़ास्टर्स या स्टॉर्म से रिलेटेड है, उसको टैकल कर सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज़, लाइक, फॉलो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माध्यम IAS। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।